स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वीकली करंट जीके के बारे में। 6 से 12 फरवरी 2023 के बीच में घटने वाली समस्त घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन इम्पोर्टेंट फैक्ट का हम डिस्कस करेंगे और पूरा विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विश्व स्तरीय घटनाक्रम, उसके बाद में हम भारत का भी लेंगे और आखिर में राजस्थान करंट जीके भी। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें और ये अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाला है। पहला बिंदु है दोस्तों महिला T20 विश्व कप 2023। अभी हाल ही में ये आयोजन हो रहा है। इसका जो आयोजन है वो 10 फरवरी 2023 से लेकर 26 फरवरी 2026 के बीच में दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। इसमें कुल 10 टीमें भाग ले रही है और ये जो है वो 8वां संस्करण है, यानी 8वीं बार आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 7 बार इसका आयोजन हो चुका है और ठीक इससे पहले जो है वो 2020 में इसका आयोजन किया गया था, जिसको ऑस्ट्रेलियन जीता था। और भारतीय टीम की अगर बात करें तो भारतीय टीम की जो कैप्टन है वो हरमनप्रीत कौर हैं। हरमनप्रीत कौर। और जो पहला विश्व कप है, अगर महिला T20 विश्व कप की बात करें तो पहला जो विश्व कप है वो 2009 में हुआ था। पहला T20 विश्व कप 2009 में और इंग्लैंड ने जीता था। अगला बिंदु है दोस्तों तुर्की। पहले नाम इसका तुर्की था, नाम बदल दिया गया है देश का। तुर्की और सीरिया में हाल ही में भूकंप आया है, जिसकी जो तीव्रता है वो 7.8 है और ये 6 फरवरी 2023 को आया था। अब इसमें विशेष बात यह है कि भारत सरकार ने तुर्की की मदद के लिए और जो ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं इसकी हेल्प करने के लिए एक मिशन चलाया है। इस मिशन का नाम जो है वो पूछा जा सकता है ऑपरेशन दोस्त। इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन जो दोस्त है ये किसने चलाया है? इंडिया ने एक मिशन चलाया है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए। करीब यहाँ पे 16,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, अब तक के आंकड़े हैं। और ये जो इसको डील कर रहे हैं हमारे देश के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने घोषणा की है। इसमें दवाइयाँ और विभिन्न प्रकार की जो खाद्य सामग्री हैं, ज़रूरतमंद की जो चीज़ें हैं वो सब भेजी जा रही है। और तुर्की के राष्ट्रपति जो हैं वो रेचेप तैयब एर्दोआन, और इसकी जो राजधानी है वो अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा और सीरिया की जो राजधानी है वो दमिश्क है। अगला बिंदु है दोस्तों विक्ट्री सिटी। ये एक उपन्यास है। विक्ट्री सिटी क्या है? एक उपन्यास है सलमान रश्दी का। तो कई बार जो करण जीके की बुक्स पूछी जाती है तो विक्ट्री सिटी किसका उपन्यास है? सलमान रश्दी का। इसके बारे में जो है वो 14वीं शताब्दी के एक महाकाव्य की ये कहानी है, जिसमें जादुई शक्ति वाली एक लड़की के बारे में बताया गया है। और अगर इनकी बात करें सलमान रश्दी की, तो ये बहुत ही फेमस ऑथर हैं, लेखक हैं। इनकी जो अन्य किताबें हैं मिडनाइट चिल्ड्रंस और द गोल्डन हाउस, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो इनकी प्रसिद्ध हैं। तो विक्ट्री सिटी ये इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है क्वाड ग्रुप। क्वाड मीन्स चतुर्भुज समूह, यानी 4 भुजाओं वाला एक समूह होता है, उसको चतुर्भुज बोलते हैं। मैथमेटिक्स का ये फॉर्मूले के बेस पे ये बनाया गया है। तो ये एक संगठन है। किसका संगठन है? 4 देश जो जिनकी लोकेशन जो है वो एक चतुर्भुज बनाती है। इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 4 देशों ने एक संगठन बनाया था। ये इनका आधार क्या है? इस संगठन का आधार क्या है? ये सैन्य संगठन है? नहीं, सैन्य संगठन नहीं है, बल्कि जो इसका आधार है वो लोकतांत्रिक और समान हितों पर आधारित एक गठबंधन बनाया है कि हमारे जो भी हित हैं सबके समान हैं। इस बेस पे इन्होंने एक ये संगठन बनाया है। और इनका जो मकसद है वो निर्बाध समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना। फिर देखिए साइबर सुरक्षा को लेके भी इन्होंने एक अभियान चलाया है अभी हाल ही में। और बात करें अगर क्वाड की, तो इसका जो विचार था वो 2007 में दिया गया था।
2007 में ये विचार दिया गया और इसकी जो स्थापना है वो 2017 में हुई थी। और इसका जो विचार है वो तत्कालीन जापानी पीएम शिंजो आबे ने दिया था, जिनकी लास्ट ईयर गोली मार के हत्या कर दी गई थी शिंजो आबे की। तो उन्होंने ये विचार दिया था क्वाड के बारे में। तो स्थापना कब होती है क्वाड की? 2017 में। अभी क्यों ये चर्चा में साइबर सुरक्षा को लेके ये एक विशेष अभियान चला रहे हैं, और ये भी आ सकता है कि कोई 4 देश देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो क्वाड का सदस्य नहीं है, तो इनके चारों सदस्य देशों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था विश्व स्तरीय घटनाक्रम। अब हम देखते हैं भारत के संदर्भ में। अदिति अशोक, ये कौन है? अदिति अशोक भारत की 24 वर्षीय महिला गोल्फर हैं, यानी एक खिलाड़ी हैं, गोल्फ खिलाड़ी है भारत की। और हाल ही में चर्चा में इसलिए हैं कि इन्होंने केनिया ओपन टूर्नामेंट जीता था। केनिया ओपन टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। तो यहाँ पे खिलाड़ी और उनका खेल जो है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो अदिति अशोक का संबंध किससे है? गोल्फ से है। नेक्स्ट बिंदु है, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों ने ली शपथ। तो 5 जो जज हैं उनको शपथ दिलवाई गई है, और इनको जो शपथ हैं भारत के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इन न्यायाधीशों को शपथ दिलवाई हैं। कौन कौन है देखिए, पंकज मित्तल जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस PV संजय कुमार, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्ला और जस्टिस मनोज मिश्रा। जो इनकी नियुक्ति है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की बात करें तो ये एक कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होती है, यानी ये जजों की नियुक्ति की एक प्रक्रिया है जिसमें एक तो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके अलावा 4 अन्य जो वरिष्ठतम जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये ग्रुप अप्रोच करता है, यानी सिफारिश करता है राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति उन जजों की नियुक्ति करता है। और बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम जो है वो 34 पद हैं, 33 प्लस एक जो है वो CJI हैं और 33 अन्य पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 32 पद भर चुके हैं, और इस साल करीब 9 जो जज हैं वो रिटायर हो जाएंगे। बात करें शपथ की, तो CJI को तो शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति। और जो अन्य जज हैं उनको शपथ दिलवाते हैं CJI, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो अन्य जजों को शपथ दिलवाते हैं। और बात करें इनकी नियुक्ति के बारे में, तो आर्टिकल 124 में इसका उल्लेख है, और इनकी जो सेवानिवृत्त आयु है सुप्रीम कोर्ट के जजों की वो 65 वर्ष है, जबकि हाई कोर्ट के जजों की जो रिटायरमेंट एज है वो 62 ईयर्स हैं। नेक्स्ट है, PT ऊषा ने राज्यसभा की अध्यक्षता की। तो ये ऐसे कैसे हुआ कि ये राज्यसभा की अध्यक्षता की? एक्चुअली में ये राज्यसभा की नॉमिनेट सदस्य, मनोनीत सदस्य हैं। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो सभापति और उपराष्ट्रपति अगर बात करें, श्री जगदीप धनखड़ की अनुपस्थिति में इन्होंने जो कार्रवाई हुई थी उसकी अध्यक्षता इन्होंने की। वो भी कैसे इनको हक मिल गए उस पर भी हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि दिसंबर 2022 में PT ऊषा को जो उपसभापति पैनल में शामिल किया गया, यानी एक पैनल होता है जो सभापति जब नहीं होता है या किसी कारणवश वो बाहर होते हैं, कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं, तो एक पैनल होता है जिसमें कुछ सदस्य होते हैं। तो इनमें से कोई भी एक सदस्य जो है वो बैठक में अध्यक्षता करता है। तो इस बार जो है इस पैनल में इनको शामिल किया गया था दिसंबर 2022 में, और अभी जो बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता इन्होंने की है। और इस पैनल का हिस्सा बनने वाली पहली मनोनीत सांसद है ये। तो स्पेशल बात ये है कि मनोनीत सांसद को इसमें लिया गया और इन्होंने कार्यवाही में भाग भी लिया है। इनको जो सदस्य कब नॉमिनेट किया गया? जुलाई 2022 में। जुलाई 2022 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। कला, साहित्य, समाज सेवा और किसी भी विशेष क्षेत्र में अगर योग्यता रखते हैं तो ऐसे 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। बात करें अगर PT ऊषा की, तो ये भारत की स्टार धावक रही हैं। इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष भी हैं अभी। और
अध्यक्षता की बात करें राज्यसभा की, तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और ये बात आर्टिकल 64 में है। 63 तो ये कहता है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट है, देश में पहली बार लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। तो ये फ्यूचर का एक तरीके से फ्यूल कहा जाता है इसे। तो कहाँ पे इसके बड़े भंडार मिले, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो जम्मू और कश्मीर में इसके लिथियम के भंडार मिले हैं, रियासी जिले के सलाल हेमाना। तो ऐसे देखिए बहुत डिटेल में अगर सवाल ये बन सकता है, सलाल हेमाना कहाँ स्थित है या फिर लिथियम के भंडार कहाँ मिले, वहाँ आपको जम्मू और कश्मीर नहीं मिलेंगे। ये ऐसे लिखा आएगा सलाल हेमाना, और ऐसे छोटे जो पहले ऐसे हैं पर्टिकुलर उस स्थान के नाम दिए जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे सवाल बन सकता है। लगभग 59 लाख टन भंडार यहाँ पे मिले हैं। और लिथियम की बात करें तो ये एक अलोह धातु है, और इसे भविष्य का ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। और बात करें लिथियम की, तो दुनिया में चीन और ऑस्ट्रेलिया में जो हैं लिथियम के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। और बात करें कि ये किस काम में आते हैं, तो इनका जो है बैटरी के लिए अहम रोल इसका रहता है। जैसे मोबाइल फ़ोन है, सोलर पैनल में इसकी लिथियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट बिंदु है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति जो है वो आरबीआई जारी करती है। तो मौद्रिक नीति के तहत क्या हुआ, रेपो रेट फिर से बढ़ी इस बार। और कितनी बढ़ेगी रेपो रेट, 0.25% बढ़ाई गई है। तो वर्तमान में जो रेपो रेट है वो कितनी है, ये यहाँ से सवाल बन सकता है अगर कोई करंट इशू में कि वर्तमान में रेपो रेट क्या है। तो 6.5% है रेपो रेट। रेपो रेट ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या होगा, रेपो रेट बढ़ गई तो इसका प्रभाव क्या होने वाला है। प्रभाव ये होंगे कि जो भी लोन हैं वो काफ़ी महंगे हो जाएंगे, चाहे होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, ये जो लोन है वो महंगे हो जाते हैं। और बात करें रेपो रेट कहते किसे हैं, वह दर जिस पर बैंक केंद्रीय बैंक से उधार लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि हमारी केंद्रीय बैंक कौन सी है, आरबीआई। तो आरबीआई से पैसे कौन उधार लेता है, यहाँ पे नॉर्मल बैंक जो, और नॉर्मल बैंक से कौन उधार लेता है, कस्टमर। तो मान लीजिएगा कि अगर महंगाई कंट्रोल में करनी है कि लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करें, बैंक और सरकार ये चाह रही कि लोग पैसा खर्च ना करें, बचत करें, तो फिर वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो बैंकों ने पैसा उधार लिया है उस रेट में ये बढ़ा देते हैं। यानी महंगा आएगा, यहाँ तक जो लोन आएगा ना बैंक के पास वो महंगा आएगा। तो जब इनके पास महंगा आया तो ये कस्टमर को तो कम दे ही नहीं सकते, तो ये भी महंगा करेंगे। जब महंगा लोन होगा तो यानी कुल मिला के जो पैसा है वो बड़ी मुश्किल से कस्टमर तक पहुँचे और वो पैसा खर्च करने में सोचेगा। तो कुल मिला के ये महंगाई को कंट्रोल करने का एक तरीके के तौर पे, एक टूल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है रेपो रेट को। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना रेपो रेट कितनी है, 6.50। कौन जारी कर रहा है, ये आरबीआई। बात करें आरबीआई की, तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो केंद्रीय बैंक है ना। और केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कलकत्ता में। 1 अप्रैल 1935 कलकत्ता में। और उसका जो राष्ट्रीयकरण है वो सन 1949 में हुआ था, 1 जनवरी 1949। राष्ट्रीयकरण का मतलब है ये पहले जो है वो निजी स्वामित्व वाली एक कंपनी के तौर पे या बैंक मान लो, जिसको भारत सरकार ने पूरे अपने अधीन ले लिया। तो अगर किसी निजी फर्म को गवर्नमेंट पूरे अपने अंडर कंट्रोल कर लेती है तो ये जो प्रोसेस होता है इसको राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949। स्थापना 1 अप्रैल 1935। कहाँ पे हुई थी, कलकत्ता में। और अभी जो है आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ये भी एक अच्छा सवाल है, आरबीआई के गवर्नर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है जस्टिस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के गवर्नर नियुक्ति, यानी राज्यपाल इनको नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ये रिटायर्ड हुए हैं, और जैसे रिटायर्ड हुए हैं इन्हें राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था, जिसकी आलोचना भी हो रही है क्योंकि भारत में ये परंपरा रही है नॉर्मली कि जो जज होते हैं, जो न्यायिक व्यवस्था के जो अधिकारी होते हैं या सर्वोच्च पदों पे जो रहते हैं, उन्हें सामान्यतः ऐसे पदों पे नियुक्त नहीं करते हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को जो प्रतिबद्धता है उसको रोकने के लिए किया जाता है। तो और देखिए, और इसके साथ कुछ और राज्यपाल के नियुक्तियां हुई हैं। महाराष्ट्र में रमेश बैस को, लद्दाख में उपराज्यपाल बनाए गए हैं बीडी मिश्रा को, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है विश्वभूषण हरिचंदन,
और मणिपुर का राज्यपाल बनाए गए हैं अनुसुईया उइके। तो ये विभिन्न राज्यपाल इनको बनाए गए हैं। दोस्तों, जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। हालांकि हमारे यहाँ पे जो संसदीय शासन व्यवस्था है, जो भी कार्य राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति अपनी कुछ स्वविवेक शक्तियों को छोड़ दें तो सभी जो कार्य हैं वो मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश के अनुसार करता है। तो ये स्वेच्छा से नहीं कर सकते हैं। अब राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का जो कार्यकाल है, यहाँ पे आप अलग अलग किताबों में कुछ कन्फ्यूजन आपके लिए हो सकता है। कई किताबों में आपको मिलेगा कि 5 वर्ष, कुछ किताबों में मिलेगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो ये दोनों ही सही हैं। सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन वो कब तक रहेगा? 5 साल से ज़्यादा भी रुक सकता है उस पद पे, और हो सकता है कि 2 साल रहें, उसको बर्खास्त कर सकता है। पहले त्यागपत्र मांगेंगे, त्यागपत्र भी राज्यपाल राष्ट्रपति को ही देते हैं, और वो त्यागपत्र नहीं देते तो बर्खास्त भी कर सकता है। तो 5 साल के लिए सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक। और राज्यपाल की वेतन की अगर बात करें तो 3.5 लाख रुपए प्रति माह इनको वेतन मिलता है, और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। बात करें यहाँ पे जिसकी मैंने विशेष बात की थी कि जस्टिस अब्दुल नज़ीर, तो ये पहले व्यक्ति नहीं है। अभी हाल ही में एक और जो विवाद हुआ था, रंजन गोगोई थे, उन्हें भी राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है। तो गोगोई के बाद नज़ीर को फिर से ये पद दिया गया है, जो न्यायिक नियुक्ति के तौर पे, यानी न्यायिक पदों से आने वाले लोगों को इस प्रकार की नियुक्ति दी जा रही है। और बात करें जस्टिस अब्दुल नज़ीर की, तो इन्होंने बहुत जो महत्वपूर्ण फैसले थे उनमें शामिल रहे हैं। जैसे नोटबंदी की वैधता पे जो केस था, राम जन्मभूमि जो और बाबरी मस्जिद विवाद था, उसमें फैसला सुनाने वाली पीठ के ये सदस्य रहे हैं। तो इन नियुक्तियों पे प्रश्न चिन्ह भी लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। नेक्स्ट है राजस्थान के बारे में अब हम देखेंगे। गुलाब चंद कटारिया, ये जो हैं वो इन्हें हाल ही में असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये कौन है गुलाब चंद कटारिया? ये राजस्थान में विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे, और 2003 से ये उदयपुर शहर के विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। और बात करें तो विधानसभा का जो सदस्य है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं, विधानसभा अध्यक्ष को। तो अभी विधानसभा अध्यक्ष कौन अपने यहाँ पे? सीपी जोशी। सीपी जोशी को इन्होंने त्यागपत्र दिया है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 155 में इसके बारे में प्रावधान मिलता है। अगला बिंदु है संदीप मेहता। ये हाईकोर्ट के जज थे, और इनको हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ये 2011 में राजस्थान हाईकोर्ट के जज बने थे। तो अभी ये आ सकता है कि ये राजस्थान के निवासी हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि राजस्थान के किस जज को गुवाहाटी हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो संदीप मेहता। हाईकोर्ट के जो जजों की नियुक्ति है दोस्तों, वो आर्टिकल 217 के तहत की जाती है। आर्टिकल 217 के तहत वही है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। इनकी जो सेवानिवृत्त आयु अगर बात करें तो 62 वर्ष है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये एज कितनी है? 65 ईयर्स है, 65 वर्ष है। हाई कोर्ट में 62 वर्ष है। नेक्स्ट है बागिन कृष्णा, जिसे T19 की नाम से जाना जाता था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में थी, और इसकी जो उम्र है वो 17 वर्ष थी। अब विशेष बात यह है कि जो सामान्य तो उम्र है बाघ की वो 15 वर्ष मानी जाती है, लेकिन इस बाघिन की एज कितनी थी? 17 वर्ष थी। ये बाघिन मछली की बेटी थी। बात करें रणथंभौर उद्यान की, तो एक अभ्यारण्य के रूप में उसकी स्थापना 1955 में हुई थी। 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बनाया गया, और यहाँ पे जो बाघ परियोजना है, टाइगर रिजर्व जो है, वो 1973 में बनाया गया था, सवाई माधोपुर में है। नेक्स्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। दिल्ली दौसा सेक्शन राष्ट्र को समर्पित किया है। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है ये, 1386 किलोमीटर करीब
और ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। जो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, और ये जो लोकार्पण है ये पीएम मोदी द्वारा किया गया है। और इसी सप्ताह में दोस्तों आपको पता हो तो बजट भी जारी किया गया है, तो बजट के ऊपर जो है एक अलग से एक वीडियो बना दिया गया है, और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। राजस्थान बजट 2023-24। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में भी जाके आप अपनी राय बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।